नमस्कार। तो आज हमारे साथ है योगा अरोरा यूट्यूब चैनल की फाउंडर रश्मि मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारे साथ एक खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग फॉर दिस। थैंक यू। तो मैम लेट्स स्टार्ट। मेरा पहला क्वेश्चन है कि दो टर्म्स हैं, लाइक वन टर्म इज योगा एंड सेकंड टर्म इज आसना। तो इसको लोग हमेशा एक इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। मैं जैसे लास्ट वीक की बात बताता हूँ, मैंने एक फ्रेंड से पूछा तुम सुबह क्या करते हो, तो ही सेड कि मैं सुबह सुबह योगा करता हूँ। और मैंने बोला योगा में क्या करते हो, ही सेड कि मैं ताड़ासन करता हूँ, भुजंगासन, एक दो आसन के नाम लिए। तो क्या योगा एंड आसना ये दोनों सेम टर्म्स हैं, दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, और ये डिफरेंट टर्म्स है ना? एक्चुअली आई वुड से कि ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि योगा इज सिर्फ एक एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज को ही लोग अब आसना के नाम से बोलते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ साल पहले तक मेरा भी यही मिसकंसेप्शन था कि योगा जो है वो सिर्फ एक एक्सरसाइज है। देयर इज अ लॉट बियॉन्ड योगा, देयर आर प्राणायाम, देयर आर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, उसमें भी आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, देयर इज अ लॉट इनटू इट। सो दीज बोथ आर वेरी डिफरेंट टर्म्स। योगा जो है इसका डेफिनेशन जो हम लोग देखते हैं पतंजलि योगा सूत्र में, वो कहा जाता है कि चित्त वृत्ति निरोधः। चित्ता मतलब माइंड, वृत्ति मतलब हमारे माइंड के जो थॉट्स हैं, निरोधा मतलब उसको स्टॉप करना। तो अपने माइंड के थॉट्स को स्टॉप करने की जो प्रोसेस है, जो लाइफस्टाइल है, आप उसको अडैप्ट करते हैं, उसको योगा कहा जाता है। और आसना जो है वो सिर्फ एक पार्ट है उसका। आसना हेल्प्स यू इन फॉरवर्ड जर्नी फॉर योगा। So like asana is a part of yoga. Yes. Like yoga is a big umbrella, जिसका एक पार्ट आसना है, ऐसा बोलना चाहिए? Yes, exactly. जैसे अगर आप अष्टांग योगा की बात करें तो अष्टांग योगा में 8 लिम्स होते हैं। अष्टांग 8 लिम्स। तो उसमें महर्षि पतंजलि जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि योगा एक्चुअली में है क्या, स्टार्टिंग टू एंड। तो उसमें जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं यमाज, नियमाज, आसना, उसके बाद प्राणायाम आता है, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 लिम्स हैं। इसमें आपने जैसे अगर नोटिस किया तो एक ही लिम्ब है जिसका नाम है आसना। अच्छा। तो बाकी सारे लिम्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आसना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है योगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आसना है, लाइक देयर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं, एक बर्ड डॉग स्ट्रेच होता है और एक आसना है वज्रासना, दोनों बिल्कुल सेम है, उनका पोस्चर बिल्कुल सेम है। तो आसना फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज हम कह सकते हैं, या फिर जिसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। यस, मतलब एक टर्म आप उसको बोल सकते हो कि यस, आसना जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है। बट अगर हम अगेन एक स्टैंडर्ड क्लासिकल डेफिनेशन में जाएं, अगेन महर्षि पतंजलि ने योगा सूत्र में कहा है कि आसना क्या होता है। स्थिरम आसना 3 स्टेजेस में होता है। पहला स्थिरम सुखम आसनम। तो जरूरी नहीं है अगर आप अपने हैंड्स पे खड़े होकर हैंड स्टैंड कर पा रहे हैं या आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी तरह से उसको टर्न एंड ट्विस्ट कर पा रहे हैं, तो ही वो फ्लेक्सिबल है, तो ही वो आसना है। आसना तो मेडिटेटिव पोस्चर्स भी होते हैं जिसमें आप ध्यान लगा के पद्मासना में बैठते हैं, तो वो भी आसना है। आप सिंपली क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हैं तो वो भी एक आसना है। तो आसना, अब उसमें तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उसमें आपको आपकी बैक स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड है। जी। तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि आसना का डेफिनेशन है स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम मतलब स्टेबल, जहाँ पे आपकी बॉडी जो है वो हिल डुल नहीं रही है, आप स्टेबल हो एक जगह पे। सुखम मतलब कंफर्टेबल। अच्छा, तो नीड नॉट बी कि आसन करते टाइम काफी पेन में होना चाहिए आपको, या फिर अगर आसन कर नहीं पा रहे तो बिल्कुल हम दर्द में ऐसा लगे हुए हैं, हम लोग ऐसा नहीं। अगर आप एक आसना में मतलब आप कंफर्टेबल हो और स्टेबल है आपकी बॉडी, तो वो आपने आसना अचीव कर लिया है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में आप जब कोई भी आसना करेंगे आपकी बॉडी आपको नहीं अलाउ करेगी, क्योंकि आपकी मसल्स इतनी अभी फ्लेक्सिबल नहीं हुई हैं। बट विद टाइम, अगेन आसना का सेकंड डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने बोला है कि जब आपके एफर्ट्स जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाते हैं, अच्छा, तो आप मूव कर रहे हो फॉरवर्ड इन द जर्नी ऑफ आसना। एंड देन द फाइनल डेफिनेशन जो आसना की, ये फर्स्ट स्टेज हो गया स्थिरम सुखम। सेकंड स्टेज जब आपके एफर्ट्स बहुत रिड्यूस हो गए। थर्ड स्टेज ये होता है कि आपके माइंड की डुअलिटी खत्म हो गई। अगर मैं आपको आसना की इटमोलॉजी बताऊं तो आसा प्लस ना, आसा प्लस ना, हाँ जी, ASA प्लस ना। तो ना तो मतलब हो गया नो, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और आसा जो होता है वो आसक्ति। आसक्ति का मतलब ये होता है कि एडिक्शंस, तो नो टू एडिक्शंस। अच्छा, तो इमेजिन करिए कि आसना को हम एक्सरसाइज कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज आसना इज वेयर आपका माइंड जो है वो इतना स्टेबल है, आपके कंट्रोल में है। डुअलिटी जो है आपकी माइंड में
वो एकदम रिड्यूस हो गई हैं, Okay. तभी आपकी एडिक्शंस खत्म होंगी। डुअलिटी का Addictions- मतलब कि जैसे हमारे मन में दो चीज होती है, लाइक सपोज मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, एक मन बोल रहा है कि भाई पिज्जा खा लो, दूसरा बोल रहा है नहीं खा लो, इसको डुअलिटी कहते हैं। हाँ, इसको डुअलिटी Okay, कहते हैं। okay. और इसी को एडिक्शन कहा जाता है ना, जब मेरा माइंड एक जगह ज्यादा बैलेंस जो हम लोग कर रहे हैं, हमारा माइंड एक जगह पे ज्यादा मन कर रहा है कुछ करने का, एक चीज नहीं करने का मन कर रहा है, Right. एक अच्छी लग रही है, एक बुरी लग रही है, हाँ हाँ तो वो ही एडिक्शंस क्रिएट करता है। करेक्ट। तो बेसिकली जब आपकी डुअलिटी रिड्यूस हो जाती है एंड देन यू रीच टू दैट स्टेट वेयर देयर आर नो एडिक्शंस, ओके यू आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, सो मतलब हमारा मन, हमारी बॉडी, हमारी सोच सब एक हो गई, एक बद हो गई। यस यानी कि मन कुछ और बोल रहा है, एक मन कुछ और बोल रहा है। यस, ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। द पावर ऑफ आसनास। वाओ, मतलब आज तक मुझे लग रहा था कि आसना मतलब थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिया हाथ पैर, उसको आसना कहते हैं, बट ये तो काफी डीप टर्म है आसना भी इनफैक्ट। ये महर्षि पतंजलि का जो योगा सूत्रास है, उसमें आसना के ऊपर उन्होंने 3 ये डेफिनेशंस दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो मैम अभी योगा का क्लैरिटी आ गया कि योगा क्या होता है, आसना का भी क्लैरिटी आया। एक और टर्म हम हमेशा यूज करते हैं प्राणायाम। हाँ जी। तो ये प्राणायाम क्या है? लाइक मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि सपोज अभी मैं बैठा हूँ तो मेरी सांस तो अभी भी चल रही है, एक इनवॉलंटरी फोर्स मेरी सांस को चला रही है। अगर अब मैं कॉन्शियसली ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता हूँ, डीप ब्रीदिंग डीप ब्रीद आउट, तो ये प्राणायाम है। इज इट करेक्ट? या फिर प्राणायाम की कुछ स्पेसिफिक रिदम्स होती है, लाइक फास्ट ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग, या आप अगर कॉन्शियसली ब्रीथ कर रहे हैं दैट इटसेल्फ इज प्राणायाम? हाँ, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्राणायाम। जैसे आपने बोला कि आप कॉन्शियसली ब्रीदिंग कर रहे हैं, जी। ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी ब्रीदिंग को, तो यू आर ऑब्जर्विंग। यूजुअली हम लोग जब बिजी रहते हैं, हमारा माइंड बिजी रहता है, वी डोंट नो, वी आर ब्रीदिंग बट वी डोंट ऑब्जर्व दैट ना। बट प्राणायाम में कॉन्शियस ब्रीदिंग, जैसे आपने बोला अभी, तो वो दैट्स वन काइंड ऑफ प्राणायाम। Okay. इसको हम लोग योगिक ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं करके। बट अगेन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्राणायाम। जैसे हठ योगा प्रदीपिका हमारा एक क्लासिकल टेक्स्ट है, गहरन संहिता हमारा एक क्लासिकल टेक्स्ट है, इसमें मेंशन है 8 काइंड ऑफ प्राणायामस। अब प्राणायाम में भी 3 स्टेप्स होते हैं। पहले मैं आपको प्राणायाम की एटिमोलॉजी बताती हूँ, जैसे हमने आसना का आपने देखा। बताया। हाँ जी। तो प्राणायाम में क्या है? प्राणा प्लस यामा। तो प्राणा क्या होता है? हमारी लाइफ फोर्स। अभी प्राणा को यूजुअली लोग कंफ्यूज करते हैं ब्रेथ के साथ। तो ओनली ब्रेथ इज नॉट आवर लाइफ फोर्स। हमारी बॉडी में जितना भी फ्लो है, चाहे वो हमारे ब्लड का है, चाहे वो हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विड फ्लो है, वो प्लस ब्रीदिंग भी फ्लो हो रही है। करेक्ट। हमारी जो अंदर नाड़ीज हैं, चैनल्स हैं, उसमें जो भी फ्लो हो रहा है उसको हम लोग प्राणा बोलते हैं। ओके, इट्स नॉट जस्ट द एयर दैट वी आर ब्रीथिंग इन। Yes. अच्छा अच्छा अच्छा। और यामा मतलब स्ट्रेच करना। ओके। तो अगर आप अपनी ब्रीदिंग को, अपनी लाइफ फोर्स को और अपनी जो आपका जो भी मूवमेंट हो रहा है, आप उसको ज्यादा लंबे टाइम तक उसको स्ट्रेच कर पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो उसको, उसके ऊपर, उस प्रैक्टिस को प्राणायाम कहते हैं। ओके, वाओ, तो काफी डीप थे मैम। योगा टर्म भी, आसन, प्राणायाम, मतलब एक लेमन टर्म है, हम लोग जस्ट वी रैंडमली यूज दिस वर्ड्स, बट आपने जो समझाया टर्म से पता लगा कितने गहरे टर्म्स है ये। राइट। और जैसे प्राणायाम में भी अभी हम लोग डिफरेंट, जैसे मैंने आपसे बोला, डिफरेंट काइंड ऑफ प्राणायामास रहते हैं। तो हमारी बॉडी में नाड़ीज, जैसे लेफ्ट साइड नाड़ी है, राइट साइड को डिफरेंट ग्रुप ऑफ नाड़ीज रहता है। अगेन दिस इज अ वेरी इन डिटेल टॉपिक जिसपे हम लोग बाद में कभी बात कर सकते हैं। बट अपन जैसे अगर गर्मियों के मौसम में हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को चंद्र भेदी प्राणायाम करना चाहिए। चंद्र भेदी प्राणायाम? हाँ जी। तो हमारा जो चंद्र नाड़ी होती है हमारी बॉडी में, उससे कूलिंग होती है। ओके, तो इसलिए वो गर्मी में करना चाहिए। और एक होता है सूर्य भेदी प्राणायाम, तो वो जो है आप लोगों को ठंड के टाइम में करना चाहिए। अच्छा, तो ओके। ये अब नाड़ी के ऊपर हम लोग प्राणायाम डिसाइड करते हैं। ओके, कुछ हेल्थ अच्छा, इश्यूज अच्छा, के लिए अच्छा, कुछ प्राणायाम अच्छे होते हैं, कुछ मौसम में कुछ प्राणायाम अच्छे होते हैं। तो ये देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्राणायाम फॉर एवरीवन। बट एक जो बेसिक प्राणायाम है जो बैलेंस करने के लिए रहता है, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जी, जिसमें हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। इसे ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। ओके ओके। क्योंकि नाड़ी मैंने कई बार नोट किया है, जैसे हम नोट करें, कई बार एक साइड की नाड़ी ज्यादा चल रही होती है, कई बार होता है कि राइट से सांस आ रही, लेफ्ट से नहीं आ रही, तो इसी से रिलेटेड कुछ सूर्य भेदी, चंद्र भेदी? हाँ जी। नाड़ीज का प्रोसेस जो है ना, वो इसी से चेक करने को रहता है। जब भी कोई बिगिनर प्राणायाम स्टार्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है कि पहले आप अपने हाथ को इस तरह से नोज के नीचे रखिए और जोर से एक्सहेल कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि लेफ्ट से एक्सहेल हुआ कि राइट से एक्सहेल। जैसे मेरा भी पूरा लेफ्ट से एक्सहेल हो रहा है। लेफ्ट से एक्सहेल हो रहा है, तो आपकी जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है वो ओपन है, अच्छा, राइट में ब्लॉकेज है। ओके। तो आपको जो है फिलहाल राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपका जो राइट का ब्लॉकेज है वो क्लियर हो सके। एंड देन यू कैन गो विद द अनुलोम विलोम और बैलेंसिंग प्राणायाम। तो पहले एक बार चेक कर लें कि कौन सी नाड़ी क्लोज है, वहां से वो नाड़ी का प्राणायाम स्टार्ट करें, देन वी कैन स्विच टू अनुलोम विलोम। ओके।
तुम्हें आजकल सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या हो रहा है, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो अगर मैं आसन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ दिन से टाइम निकाल कर, तो उसका मुझे बेनिफिट क्या होगा? जितना मुझे समझ में आता है, एक तो बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और दूसरा में भी अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग, तो लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इतना ही इसका बेनिफिट है या कुछ इसके बियॉन्ड भी कुछ बेनिफिट्स है? जैसे WHO का हेल्थ का डेफिनेशन अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ ये नहीं बोला गया है कि अभी मैं आसना या योगा की बात नहीं करती हूँ, सिर्फ एक हेल्थ की बात करती हूँ। जी जी। जब भी हम लोग किसी से पूछते हैं हाउ आर यू या फिर आपकी तबीयत कैसी है, अगर हमको कोई फिजिकल इंजरी रहती है तो ही हम सामने वाले को बता पाते हैं। करेक्ट। बट हम लाइफ तो बहुत सारे फैक्टर्स के साथ है। देयर इज फिजिकल वेलबींग, देयर इज मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग। सो विद योगा ये है कि हम इन सभी वेलबींग के ऊपर, कंप्लीट वेलबींग के ऊपर काम करते हैं। ओके, नॉट जस्ट द फिजिकल वेलबींग। वाओ, ओके। बिकॉज स्पिरिचुअल, आप जब इसकी जो फिलोसफीज है, भगवत गीता है, ये सब पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली स्पिरिचुअल वेलबींग जो है वो डेवलप होगा। राइट। और यमा नियमास, जैसे मैंने आपको बताया, जो अष्टांग योगा का फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको सिखाया जाता है कि आपको दुनिया के साथ किस तरह से रहना है। क्या आपका नेचर होना चाहिए विद योरसेल्फ एंड विद आउटवर्ड। तो वो आपको सोशल वेलबींग डेवलप करने को सिखाएगा। एंड फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग तो आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन। राइट। तो पूरे होलिस्टिक अप्रोच, जिसको होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं, वो आपको बेनिफिट देगा बेसिकली। मैंने ना इनका एक स्वामी जी से सुना था मैंने, स्वस्थ का डेफिनेशन वो दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि स्वस्थ यानी कि जो स्व में स्थित है, दैट इज स्वस्थ। मैंने अपने आप में स्टेबल है, स्थित है, इज नॉट लाइक अफेक्टेड इजीली बाय अदर्स। आई थिंक आपका भी आंसर कहीं ना कहीं वही मैच करेगा कि होलिस्टिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हेल्थ करेगा हमको भी। तो मैम, ये बेनिफिट्स देखने के लिए कितना टाइम हमें करना चाहिए आसन प्राणायाम? सो अगेन इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर दिन में आपके, मतलब हो सकता है कि आपका दिनचर्या, हर किसी का दिनचर्या अलग अलग रहता है। उस दिनचर्या में आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है उस दिन, उस पर भी डिपेंड करता है। और ऊपर से उसके बाद आपका एम क्या है, कितना। अगर मैं जनरली बात करूं तो मिनिमम आपका जितना एज है ना, आपको उतना टाइम, उतने मिनट्स प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर आपका एज 30 है तो 30 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, आसनास, मेडिटेशन, जो भी हम लोग योगा में करते हैं, सारी प्रैक्टिसेस मिनिमम हमको उतना करना चाहिए। बट एक बात और है कि योगा जो है वो सिर्फ एक 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या 1 आवर का प्रैक्टिस नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो दिस शुड बी समथिंग व्हिच यू आर लिविंग एवरी सेकंड। अगर आप यमाज नियमाज फॉलो कर रहे हैं, अगर आप अपनी ब्रीदिंग कॉन्शियसली कर रहे हैं, अगर आपको जरा सा भी माइंड आपका इफेक्ट हो रहा है, स्ट्रेस में हो रहा है, तो आप अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस इज ऑल योगा। तो योगा यू कैन लिव एवरी सेकंड। वाओ। तो मैम, आपने 2 टर्म्स यूज किए, यमा और नियमा। तो काफी ऑडियंस होगी जिसने टर्म्स पहली बार सुने, तो क्या आप प्लीज और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यमा क्या होता है और नियमा क्या होता है? हाँ जी। तो यम और नियम, जैसे मैंने आपसे बताया कि अष्टांग योगा के फर्स्ट 2 लिम्ब्स हैं। यमा जो कि पहला लिम्ब है, ये हमको ये सिखाता है कि हमको दुनिया के साथ कैसे रहना चाहिए। अब अष्टांग योग के अकॉर्डिंग 5 तरह के यम हैं, जिसमें पहला है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 यम है। इसका मतलब क्या है कि हमको अहिंसा नहीं करनी है, मतलब हमको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। या अहिंसा का लिटरल मीनिंग तो यही रहता है ना कि हमको शांत रहना है, दूसरों से झगड़ा नहीं करना है, ये तो है ही। प्लस हमको खुद के साथ भी अहिंसा नहीं करनी है। हमको कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है तो वो भी हमको नहीं सहना है। तो वो हर एस्पेक्ट में। तो अहिंसा ये हो गया। सत्य मतलब सच बोलना। तो आपका जो, आपके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो सच होने चाहिए। आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं वो भी अफेक्टेड नहीं होने चाहिए। झूठ नहीं होना चाहिए आपके थॉट्स में, खुद के साथ भी। इनफैक्ट किसी से बात नहीं करके, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ही दुनिया में जी रहे होते हैं, अपना ही फेक वर्ल्ड बना के जी रहे होते हैं। तो वो अपने साथ झूठ कर रहे हैं, अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो वो भी सिखाता है सत्य। अस्त्य जो होता है वो कहता है नॉन स्टीलिंग। अच्छा, सेकंड वाज सत्य, थर्ड इज अस्त्य। ओके। तो अस्त्य हमको ये सिखाता है कि नॉन स्टीलिंग। अब इसका लिटरल मीनिंग कि हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का सामान नहीं चुराना चाहिए। बट इसमें हमको ये भी देखना है कि हमको किसी के थॉट्स भी नहीं चुराने चाहिए। अब जैसे जनरली बात करें तो बिजनेस आइडियाज, किसी से लिया, किसी का सोचा हुआ किसी ने चुरा लिया, किसी के पास ज्यादा कैपेबिलिटी थी उस चीज को तो उसने उसको वो कर लिया बिना उसको क्रेडिट दिए। तो ये सब भी स्टीलिंग ही है एक तरह से। लिटरली नहीं कर रहे हो आप, लेकिन किसी ना किसी तरह से तो कर ही रहे हैं।
तो वो हमको उस लेवल तक इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब अब हम इसको रिलेट करें मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, तो ये कहता है कि आपको लॉयल रहना है। आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, आपके स्पाउस के साथ है, आपके किड्स के साथ है, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स के साथ है, सिबलिंग्स के साथ है, जो भी है आपको उस रिलेशनशिप के साथ लॉयल रहना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का मॉडर्न जो मीनिंग है वो ये है करके। एंड देन अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेसिवनेस। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मटेरियलिस्टिक इतना ज्यादा हो गए हैं, इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया हम लोगों को मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। हम लोग सब होर्ड करे जा रहे हैं। हमको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल वी आर होर्डिंग इट। तो अपरिग्रह यही कहता है कि नॉन पोजेसिवनेस, हर चीज के साथ, इंसान के साथ भी और मटेरियल्स के साथ भी। सो दिस इज यमा। ओके, ये 5 प्रकार के यमा हो गए बेसिकली। अच्छा, ये अष्टांग योग का फर्स्ट लिम्ब है, फर्स्ट लिम्ब है। सेकंड लिम्ब, अब आपने पहले ये सीख लिया कि आपको दुनिया के साथ कैसे रहना है। सेकंड लिम्ब अब नियमास। आपको कुछ रूल्स जो हैं, नियमास मतलब कुछ ऐसे रूल्स जो आपको पर्सनली फॉलो करने चाहिए जी। जैसे इसमें पहला है शौचा, मतलब क्लीनलीनेस। Now, cleanliness not just of your body, of your surroundings, cleanliness of your thoughts also. कि आपके माइंड में ऐसे कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए किसी का बुरा करने के लिए। अब ये रिलेटेड है, आप इसको अहिंसा के साथ रिलेट कर सकते हैं। ओके। तो अगर आपका माइंड क्लियर है और किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहा है, तो ऑब्वियसली आप अहिंसा भी नहीं करेंगे। करेक्ट, परफेक्ट। तो हाँ, वो सब कुछ आपस में एक दूसरे से इंस्पायर्ड और रिलेटेड है। तभी अष्टांग में भी इसको, जो अष्टांग योग का है, लाइक 8 लिम्स यानी 8 पार्ट्स, इट्स नॉट लाइक अ लैडर कि एक के बाद एक जाना, ऐसा नहीं है। सॉर्ट ऑफ एक साथ आई थिंक सब कवर अप हो जा रहा है, सब इंटररिलेटेड है। हाँ, बस इसमें ये है कि यमा नियमा तो चलो इंटररिलेटेड है, बट प्राणायाम से करने से पहले आपको आसना करना होना चाहिए जी। ओके, क्यों? क्योंकि प्राणायाम में आपको लंबे टाइम तक बैठना है। वो आपकी बॉडी कैसे, आपको उसको स्ट्रेंथ मिलेगी जब तक आप आसना नहीं करोगे। और प्राणायाम के बाद ही आप, जब आप प्राणायाम करोगे, अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करोगे, आपके अंदर कॉन्शियसनेस थोड़ी सी इंप्रूव होगी, देन ओनली यू कैन मूव टू नेक्स्ट स्टेज व्हिच इज ऑफ प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, जो मेडिटेशन के एस्पेक्ट्स हैं जी। तो मेडिटेशन आप बिना प्राणायाम के डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो इस तरह से, तो इसलिए काइंड ऑफ लैडर है, बट देन इंटरलिंक्ड है। तो हम लोग नियमा की बात कर रहे थे। हाँ, तो नियम में पहला हो गया शौचा, क्लीनलीनेस। इसके बाद संतोष। संतोष मतलब जो है लाइफ में उसके साथ सेटिस्फाइड, तृप्ति जिसको कहते हैं। अब इसको भी आप रेट कर सकते हो अपने यमास के साथ, जिसमें हम लोगों ने बात करी अपरिग्रह की, नॉन पोजेसिवनेस। तो शौचा, संतोषा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है तपस। तपस, अब इसमें आपको कोई भी चीज करनी है तो आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऑस्टेरिटी, कि आप कोई भी चीज अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, ऑब्वियसली देयर विल बी हार्ड वर्क। तो वो तपस जो है वो रिक्वायर्ड है जी। बिना तपस के यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। बिना तपस के आप मुक्ति भी नहीं पा सकते। मुक्ति पाने के लिए भी आपको अष्टांग योगा के सारे लिम्ब जो है उसमें एक्सीलेंस करना होगा, एक्सपर्ट होना होगा सब में, तभी आप तपस करनी होगी ना प्रॉपर, तभी आप मुक्ति पा पाएंगे, समाधि पा पाएंगे। वो कहते हैं ना, डायमंड जब तक उसको पूरा अच्छे से तपा नहीं जाता है वो तब तक ग्लो नहीं करता है। ये तो वही चीज, इंसान को तपस करना जरूरी है। तो शौचा, संतोषा, तपस। इसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय जो होता है वो होता है सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। अच्छा, मतलब स्क्रिप्चर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज व्हाट आर बेस। अगर आप कुछ भी बात करें, भगवत गीता, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन में आप हैं, आप भगवत गीता से उसकी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आप योगा के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उससे इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी। और ये किसी से नॉलेज लेके, अभी स्वाध्याय देयर आर इन मल्टीपल फॉर्म्स। उसका बहुत डिटेल में है कि आप किस नॉलेज को सुन रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये श्रुति स्मृति ये है, मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वाध्याय। हाँ, स्वाध्याय आल्सो, बट अल्टीमेटली स्वाध्याय का मतलब ये है कि आपको उसको सेल्फ स्टडी करना है, एब्जॉर्ब करना है उसको, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है। ओके। और उसके बाद जो हमारा लास्ट नियम है वो है ईश्वर प्रणिधाना। तो ईश्वर प्रणिधाना का मतलब होता है सरेंडरिंग योरसेल्फ टू गॉड, सरेंडरिंग योर ऑल एक्शंस टू गॉड। अभी आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होना है उसका, अल्टीमेटली वन डे वी आर गोइंग टू डाई, राइट?
तो हमको ये ह्यूमन बर्थ क्यों मिला है? सो दैट वी कैन डू ईश्वर प्रणिधाना, वी कैन डू ऑल आवर कर्मास। हमारा जो भी हमारा प्रीवियस साइकिल है संस्कारा का, जो भी हम लोग कर्मा के रिजल्ट्स को हम लोग एक्यूमुलेट कर करके आगे आते जा रहे हैं, उसको रिड्यूस करना। और वो तभी हो पाएगा जब हम लोग नॉन पॉसेसिव होंगे। जब हम लोग नॉन पॉसेसिव होंगे तो ऑटोमेटिकली हम एक हायर पावर जो है उसको सरेंडर करेंगे, अपने एक्शंस जो भी है उस पर ट्रस्ट करेंगे, देन दैट इज कॉल्ड एज ईश्वर प्रणिधाना। वाओ, तुम थोड़ा बहुत ये कर्म योगा टाइप का लग रहा है क्या? हाँ, ईश्वर प्रणिधाना इज रिलेटेड टू कर्म योगा। ओके ओके ओके। तो मैम इसमें हमने जैसे दो यमा और नहीं नियमा का बात किया, दो नियम, तो जस्ट एक बार आप आठों का नाम बता देंगी, यम नियम के बाद क्या क्या आता है? हाँ जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा होगा। इस पॉडकास्ट के कुल 3 भाग हैं। अगले एपिसोड के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद।